आपको इसी समय समस्या के निवारण के लिए बुलाया है गुरुजी। जो आ गया गुरुजी। जीजा जी, क्या? जब कोई मनुष्य आपके जैसी कठिनाई से घिरा होता है ना, तो वो उस कठिनाई का आकार देखकर ही डरता रहता है, परंतु उसके समक्ष खड़ा व्यक्ति जो उस कठिनाई को बाहर से देखता रहता है, वो आपको उसका हल चुटकी में दे सकता है। अच्छा, और वो कौन है? मैं हूं ना जीजा जी, और जब मैं हूं तो फिर चिंता किस बात की है? आपकी समस्या यही है ना कि सबको लगता है कि आप यहाँ नहीं हो, जबकि वास्तविकता तो ये है कि आप यही हो, है ना? तो मैं आपके इस भ्रम के बादल को हटाकर सत्य की धूप खिलाना चाहता हूँ, जिससे सब आए सच का सामना करें। हे भगवान, ये कभी समझेगा या नहीं? अम्मा की कहानी में सुना था, महाभारत में शकुनी मामा थे जो अपने भांजे को शतरंज के पासों से विजय दिलाना चाहते थे। एक ये मेरे मामा है जो अपना मस्तिष्क चलाकर मेरे बापू को हराने पर तुले हैं। कृपया मुझे क्षमा करें और थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दें। रामा, मैं बड़ी दुविधा में हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तेरे शत्रु बाहर वाले हैं या तेरे ही घर वाले? सही कहा बंधु, इन भाई बहन के भरोसे तो मैं राम भरोसे हो जाऊंगा। इस खतरों के खिलाड़ी को यहाँ अकेला छोड़ना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। इसका तो कुछ और सोचना पड़ेगा। महामंत्री जी। महाराज। पंडित रामकृष्ण को हुए कितने माह हो गए? महाराज अभी तो केवल 2 ही दिन हुए हैं। 2 ही दिन हुए? ऐसे लगता है जैसे बहुत समय व्यतीत हो गया हो। तब हमारे कहने का अर्थ है कि पंडित रामकृष्ण से अपराध अवश्य हुआ है, परंतु हम विचार कर रहे थे कि कहीं हमने उन्हें आवश्यकता से अधिक अवधि के लिए देश निकाला तो नहीं दे दिया है। क्योंकि पंडित रामकृष्ण कार्य तो अच्छा करते थे। पंडित रामकृष्ण जब दरबार में थे तब कोई भी समस्या नहीं लगती थी। समस्या कैसी भी हो वो उसका समाधान तुरंत निकाल लेते थे। क्यों महामंत्री जी? आप सत्य कह रहे हैं महाराज। आज हमने बुलाया एक गुरुवर को। समस्या का समाधान निकलने का दायित्व हमने उन पर सौंपा है। देखते आज क्या होता है। जी जी महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम गुरुवर। गुरुवर, सर्वप्रथम तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हमें सूचना मिली है आपकी बहन आपके घर पर पधारी है। उसके पश्चात भी हमें आपको यहाँ राज दरबार में बुलाना पड़ा। महाराज, जिस राज्य के राजा स्वयं ही राजधर्म को सबसे पहले मानता हो, उस राज्य के राजगुरु का कुछ दायित्व होता है जिससे हम कभी पीछे नहीं मुड़ते हैं। अद्भुत गुरुवर, अद्भुत। धन्यवाद। प्रणाम। महाराज, ये बोपन्ना और जगत, ये दोनों अपनी अपनी समस्याओं के साथ यहाँ दरबार में उपस्थित हुए हैं। दोनों के बीच एक वृक्ष को लेकर समस्या है। अब ये दोनों आपके समक्ष अपना अपना पक्ष रखेंगे महाराज। गुरुवर। जी महाराज। हाँ तो बोपन्ना पहले तुम बोलो, और जगत हमारी तरह तुम भी बोपन्ना की बात को ध्यान पूर्वक सुनो। गुरुवर, हम दोनों के खेतों के बीचों बीच एक आम का वृक्ष है जो बहुत ही विशाल है और बहुत ही घना है। प्रत्येक वर्ष उसमें अनेकों आम आते हैं जो हम दोनों आपस में बांट लेते हैं। जो आम जगत के खेतों में गिरते हैं उस पर इसका अधिकार होता है, और जो मेरे खेतों में गिरते हैं उन आमों पर मेरा अधिकार होता है। तो आम खा खा कर तुम्हारा मन भर गया है। अगर अधिक है तो हमारे घर भेज दो। अब उपहास महाराज, उपहास कर रहे हैं हम। हाँ बोपन्ना, न्याय चाहिए तुम्हें?
उलझन बताओ, ये आम के वृक्ष की कहानी मत सुनाओ। जी गुरुवर, गत वर्ष मुझे ज्ञात हुआ जो आम का वृक्ष है वो पूरा का पूरा मेरे खेतों की सीमाओं में है। इसके खेतों में तो सिर्फ शाखाएं, वो भी थोड़ी सी। गुरुवर वो भी भूमि को छूती नहीं है। जगत, ये बोपन्ना सत्य कह रहा है? जी गुरुवर, बोपन्ना का कथन सत्य है। अच्छी बात है। तो बोपन्ना आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बताओ। महाराज, मेरी अज्ञानता के कारण अभी तक मैं सब कुछ जगत के साथ बांटता रहा, परंतु महाराज अब मैं जगत के साथ कुछ भी बांटना नहीं चाहता, क्योंकि आम का वृक्ष मेरे खेतों की सीमा में है। अंततः उस पेड़ का स्वामित्व वो भी मेरा है, और उस पेड़ पर जो फल लगते हैं उस पर अधिकार भी मेरा है। देखिए, खेतों या किसी भी भूभाग की तय सीमा का अर्थ ही किसी एक पक्ष का स्वामित्व निर्धारित करता है। अब जो आम का वृक्ष है वो बोपन्ना की खेतों की सीमा में है, अब वो चाहे एक उंगली ही क्यों ना हो, तो ये वृक्ष बोपन्ना का है। गुरुवर, ऐसा नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य शेष है जिसे उजागर करना है। आज से कुछ वर्ष पूर्व वहां कोई वृक्ष नहीं था। वो पौधा मैंने रोपा, आज तक उसे मैं ही संभालता और सींचता आया हूँ। फिर इतने वर्षों में वो वृक्ष फल देने लगा। सच तो ये है कि बोपन्ना मेरे वृक्ष के फल लेता है। इसने कभी कुछ किया ही नहीं और हर वर्ष आम लेने चला आता है, पर मैंने उसे कभी रोका नहीं। जगत, हमें सदैव ये पता होना चाहिए कि जहां हम मेहनत कर रहे हैं वो भूमि किसकी है। गुरुवर, जब मैंने वो पौधा रोपा तो वो मेरे खेत की सीमा रेखा में थी। समय के साथ साथ खेतों की सीमा रेखा थोड़ी थोड़ी बढ़ते रहती है। महाराज, जगत महोदय सत्य कह रहे हैं। समय के साथ साथ किसानों की खेतों की सीमाएं बढ़ती रहती। परंतु आज वो इसके खेत की सीमा रेखा में है। गुरुवर, इसका कोई साक्षी नहीं है कि मेरे खेत में मेरे वृक्ष को क्यों सींचेगा। गुरुवर, आज तक इसने कुछ नहीं किया और हर वर्ष आम लेने चला आता है। चुप! तुम दोनों इस तरह एक दूसरे पर ये आरोप प्रत्यारोप लगाना बंद करो। दरबार की मर्यादा का ख्याल रखो। देखो जगत, किसी के बच्चे को पाल पोस कर आप उसके पिता नहीं बन सकते। एक न एक दिन उसके माता पिता उसे लेकर ही जाएंगे। सत्य कह रहे हैं गुरुजी। गुरुवर, आपके कथन के तर्क से सहमत नहीं हुआ जा सकता, अतः ये न्याय नहीं है। गुरुजी, आपने बस पंडित रामाकृष्ण को दरबार में न्याय करते हुए देखा है, किया नहीं है। इसलिए आप अपने आप को पंडित रामाकृष्ण मत समझिए। गुरुजी, वो कहावत सुनी है आपने, वो कौवा चला हंस की चाल, तो क्या हुआ था उसके साथ? गुरुवर, हमें प्रतीत होता है कि इस समस्या के समाधान हेतु हमें पंडित रामकृष्ण के पुनः आगमन की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इस गुत्थी की गांठ में पंडित रामकृष्ण की बुद्धि सक्षम है। गुरुवर, क्षमा चाहते हैं, पुनः क्षमा चाहते हैं, आपको कष्ट देना पड़ा आज। गुरुजी, पंडित रामकृष्ण का आसन और आपकी बुद्धि दोनों ही एक जैसी है। कैसी? दोनों ही एकदम काली है। महाराज, ये दरबार पूरा भरा हुआ है, परंतु इस भरे दरबार में एक आसन खाली है, वो पंडित रामकृष्ण का। और भरे दरबार में एक भी आसन का खाली होना अच्छी बात नहीं। तो महाराज, हम आपसे उस आसन पर विराजमान होकर उसे भरने की अनुमति चाहते हैं। क्या? गुरुवर, अब अद्भुत अपेक्षा है आपकी। आप वरिष्ठ हैं, तो यदि आप चाहें तो अवश्य पंडित रामकृष्ण के स्थान पर जाकर बैठ सकते हैं, परंतु यदि कोई विशेष कारण है तो हम उसे जानना चाहेंगे। हाँ, जैसे ज्ञात होगा हम आपको बताएंगे। जी नहीं, हमारा कहने का तात्पर्य है कि शीघ्र आपको बताएंगे महाराज। जी, उचित है गुरुवर।
महाराज, दरबार में आई इस समस्या का हल निकालने के लिए पंडित रामाकृष्ण की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं, और ना ही इस समस्या के हल के लिए अधिक प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि हम सब समझ गए। हम अभी इस गुत्थी को सुलझा देंगे महाराज। हाँ तो जगत, जैसा हमने आपसे कहा था, किसी वस्तु की देखभाल करना आपको उस वस्तु का स्वामी नहीं बना देता। अतः इस वृक्ष को अपना मानना आपकी बहुत बड़ी भूल है। परंतु महाराज ये भी सत्य है कि वर्षों के पश्चात खेतों की सीमाएं आगे पीछे हो जाती हैं। और यहां एक बात और विचारणीय है महाराज, इस बात का भी कोई साक्षी नहीं है कि वो आम का पौधा जगत द्वारा रोपा गया है या जगत द्वारा पाल पोसकर बड़ा किया गया है। तो इस परिस्थिति में एक ही हल है महाराज, उस वृक्ष को काट देना चाहिए। क्या? जी महाराज, उस वृक्ष को काट देना चाहिए और उसके फल इन दोनों में बराबर बराबर वितरित कर देने चाहिए, और वृक्ष की लकड़ी को भी काट देना चाहिए और इन दोनों में बराबर बांट देनी चाहिए, जो कि जलाने के काम आए। इससे इन दोनों को लाभ होगा। और हाँ महाराज, जब आम के वृक्ष को जड़ से काट दिया जाएगा तो ये समस्या भी जड़ से समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद गुरुवर, वाह क्या न्याय किया आपने। गुरुवर, मैं तो दरबार में आपके दर्शन करते ही समझ गया था कि मुझे न्याय के दर्शन हुए हैं। गुरुवर, बस अतिशीघ्र जाता हूं मैं और पेड़ को कटवाने का प्रबंध करता हूं। जगत बपैया, हमने अपना निर्णय सुना दिया, परंतु आपका मुख कुछ और सुना रहा है। क्या हुआ? गुरुवर, आपने न्याय किया है तो उचित ही होगा, उस पर उंगली उठाने का मुझे कोई हक नहीं है, परंतु स्वयं पर उंगली उठाते हुए अपनी गलती बताना चाहता हूं। मैंने दरबार में झूठ बोला, वो पौधा मैंने नहीं रोपा, उसे धूप वर्षा से मैंने नहीं बचाया। सच तो ये है कि वो पेड़ बोपन्ना का है और बोपन्ना का ही रहेगा। महाराज, उस वृक्ष को काटने का आदेश ना दे। मैं आपको वचन देता हूं कि वृक्ष की छाया और फल से मैं सदैव दूर रहूंगा। देखा गुरुवर, आपका निर्णय आते ही कैसे इसके मुख से सत्य निकलने लगा। राजा ने कब से झूठ कह रहा है। बोल रहा है नहीं बोपन्ना, बोल रहा था। जी महाराज, जगत बपैया ने आरंभ झूठ से नहीं किया है, परंतु अंत झूठ से करना चाहता था, क्योंकि जगत बपैया विवश है महाराज, जिसने एक संतान की भांति एक पौधे को पाला पोसा बड़ा किया, एक फलदार वृक्ष बनाया, जिसने एक पौधे के लिए समय परिश्रम भावनाएं दी, वो उस पौधे के फल पौधे की छाया अधिक से अधिक बांट सकता है महाराज, परंतु उस पौधे को कटते हुए नहीं देख सकता। गुरुवर, आपके कथन का आशय स्पष्ट कर सकते हैं आप? महाराज, ये जो आम का पौधा है ये जगत बपैया का ही है। भले ही वर्तमान में सीमाएं बदलने से वो आम का वृक्ष बोपन्ना के खेतों में आ गया है। महाराज, सीमाएं बदलती हैं, सीमाएं बदल सकती हैं, परंतु सच्चाई कदापि नहीं बदलती। महाराज, जगत अपनी संतान जैसे वृक्ष को कटते मरते नहीं देख सकता। महाराज, जगत ने उस वृक्ष को बचाने के लिए दरबार में झूठ बोलने जैसा बड़ा अपराध भी किया है, और हम तो यहां तक मानते हैं कि यदि वो वृक्ष बोल सकता तो वो वृक्ष यही कहता कि मैं जगत का हूं। अद्भुत गुरुवर, आज आपके न्याय ने हमारे राज दरबार को सम्मानित किया, अतः हम आपको भी सम्मानित करना चाहेंगे। धन्यवाद महाराज। गुरुवर, जगत को तो न्याय मिल गया, परंतु हम अभी ये जानने के लिए व्याकुल हैं कि आप अपना स्थान छोड़कर पंडित रामकृष्ण के आसन पर क्यों गए? महाराज, ऐसा प्रतीत होता है कि गुरुवर के न्याय में पंडित रामकृष्ण के आसन का प्रताप भी सम्मिलित है। कदापि नहीं।
आपका आकलन गलत है मंत्रीवर। अपने आसन पर हम राजगुरु की तरह सोचते हैं और हमारी सोच ब्रह्म ज्ञान से आरंभ होती है। बस इसीलिए हम पंडित रामाकृष्ण के आसन पर आए, हम यहाँ बैठे, हमने सोचा और जैसे ही हमने सोचा इन फरियादियों को न्याय दे दिया। गुरु तथाचार्य की जय! गुरु तथाचार्य की जय! अनंता, ये तो पंडित रामाकृष्ण का आवाज है, परंतु आप हमें यहाँ क्यों लाई है? क्योंकि ये पता सिर्फ आपको ही पता था। परंतु हमें कैसे पता? आप जिसका पता करना चाह रही हैं, उनका यही आवाज है। वो तो हमें भी नहीं पता, परंतु जब भ्राता श्री ने बाजार में पंडित रामा को आवाज दी थी, तभी पालकी डगमगाई थी और हम उनकी बाहों में गिर गए। तभी तो हमें लगता है कि इस बात से पंडित रामा का कोई ना कोई संबंध तो अवश्य है, जिसे हम खोज रहे हैं। हो सकता है कि वो पंडित रामा के आसपास ही हो। अनंता, पालकी डगमगाई, आप गिरी और अनंता को किसने बचाया? अगर ये कहकर पूछेंगे तो ये नहीं लगेगा कि हम उनसे कोई पहेली पूछ रहे हैं। भाभी, बिना पहेली पूछे भी पहेली का हल निकाला जा सकता है। वो कैसे? पंडित रामा के यहाँ बैठा हुआ था ना, हम कह देंगे कि हम उसी से मिलने आए थे। अरे वाह अनंता, तुम दिखने में सुंदर ही नहीं, अपितु तुम्हारे विचार भी बहुत सुंदर हैं। चलो अंदर चलते हैं। हाँ। इतने सारे लड्डू? खाओ खाओ खाओ। अरे गोलू माता, आप क्या? अरे आपके साथ कौन है? प्रणाम अम्मा, ये हमारी ननद है अनंत लक्ष्मी, स्वामी के गांव से आई है। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ये नहीं चाहती थी, वो तो हम चाहते हैं कि ये भास्कर से मिले। लगता है समस्त विजयनगर ने मेरे दर्शन कर लिए हैं, जो बाहर से मुझे देखने वाले आने लगे हैं। कहाँ है वो बालक? हम उससे खिलाना चाहते हैं। भास्कर बड़ा बालक नहीं है ना, छोटा सा है, छोटा सा। तो वो घूमता फिरता नहीं है। वो देखिए पालने में, पालने में है। आइए आइए आइए। कितना सुंदर बालक है। इसे संभालने के लिए तो पूरे घर को लगना पड़ता होगा। नहीं, हम और अम्मा दोनों मिलकर संभाल लेते हैं, और कभी कभी तो ये गुंडप्पा भी। और कोई नहीं है इस बालक को संभालने वाला? अनंता, ये पंडित रामा का आवास है, तो वो भी तो यहीं रहेंगे ना। परंतु उनके भाग्य में देश निकाला और निष्कासन ही अधिक रहता है। अर्थात इतने बड़े घर में बस इतने ही व्यक्ति रहते हैं। तो ये है पंडित रामा। नहीं नहीं, ये तो हमारा भाई है, तेनाली गांव से है, कुछ ही दिनों के लिए। तो इनकी भेंट तो पंडित रामा से हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो तो 3 माह तक विजयनगर में आ ही नहीं सकते। जहाँ आप सोच रही है वो वहां नहीं है, क्योंकि वो यही है। वो यहाँ होकर भी यहाँ नहीं है, क्योंकि उन्हें कहीं और होना चाहिए। ना जाने क्यों ये मेरी जान का दुश्मन बना बैठा है। लगता है आज तो ये मुझे पकड़वा कर ही मानेगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.